नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा होगी 4 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स की। वीडियो में अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी न्यूज़ लेटेस्ट आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डायनामिक कंपल्शन ने ली है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के सिर्फ वीडियो देख के काम नहीं चलेगा। नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, रिवीजन प्रॉपर करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली और इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। पहली जानकारी, मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन में हाल ही में शामिल हुए हैं। जिम्मेदार और समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास की आवश्यकता को पहचानते हुए AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन नामक एक नई वैश्विक पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य AI में विश्वास को मजबूत करना और विश्व स्तर पर इसके लाभों का विस्तार करना है। इसके संस्थापक सदस्यों में मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल, लक्ष्मीयन मित्तल और विशाल तलवार सहित 4 प्रमुख भारतीय व्यापारिक नेता शामिल हैं। 3 जुलाई 2026 को घोषित इस उच्च स्तरीय आयोग में सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 40 से अधिक वैश्विक नेता एक साथ आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और सेल्फ फोर्स के नेतृत्व में इस पहल का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है, जैसा इसका नाम है, कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए, साथ ही प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का समाधान किया जाए और डिजिटल असमानताओं को कम किया जाए। सीधी सी बात है, AI के बढ़ते उपयोग में कहीं ना कहीं ये सभी को देखने को मिल रहा है कि जिम्मेदारी किसी की नहीं है, जिम्मेदारी से कोई इसका उपयोग नहीं कर रहा। इसीलिए ये कदम कहीं ना कहीं इतने बड़े लोग उठा रहे हैं। आइए और थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन एक अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व मंच है जिसे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए AI के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, प्रौद्योगिकी कंपनियों, उद्योगपतियों, शोधकर्ताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को एक साथ लाना है, ताकि उनके व्यावहारिक समाधान विकसित किए जा सके, जिनसे ये सुनिश्चित हो सके कि AI से सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से विकासशील देशों के लोगों को लाभ मिले और जो इसका मुख्य उद्देश्य है उसी में काम हो। कहीं ना कहीं कोई भी गलत तरीके से इसका उपयोग ना हो, एक रिस्पॉन्सिबल यूज़ इसका हो सके और सस्टेनेबल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। पुर्तगाल की क्रोएशिया पर जीत के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप के नॉकआउट राउंड में सबसे अधिक उम्र में गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में तोड़ा है, जब वे फीफा विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने राउंड ऑफ 32 में क्रोएशिया के खिलाफ पेनल्टी से गोल दागा। इस नॉकआउट मुकाबले में पुर्तगाल ने 2-1 से जीत हासिल कर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया, ठीक है, जहां उसका मुकाबला 2010 के चैंपियन स्पेन से होगा। 41 साल और 147 दिन की उम्र में रोनाल्डो ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर बराबर किया और कहीं ना कहीं बड़ा विन था और पुर्तगाल को अगले राउंड में पहुंचने में मदद की, है ना। तो मतलब एक पूरा कंप्लीट चेंज हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ज़रूरी जानकारियाँ इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा रिकॉर्ड भी बन गया, रिकॉर्ड सेट किया है क्रिस्टियानो ने, तो डेफिनेटली एक ज़रूरी जानकारी हो जाती है कहीं ना कहीं। है स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी न्यूज़ एक तो अभी कम आ रही हैं, कभी कभी इतनी ज़्यादा न्यूज़ होती है कि पूरा स्पोर्ट्स है ना, तो अभी फिर भी कम है मगर ज़रूरी है, तो ज़रूर इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से नोट करिए। चलिए ये भी एक ज़रूरी जानकारी थी। अब अपन बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी को। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले I2SEA अंडर सी केबल के निर्माण के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने लाइमस्टॉर्म के साथ साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट ने सिंगापुर स्थित दूरसंचार अवसंरचना कंपनी लाइटस्टॉर्म के साथ मिलकर भारत को मलेशिया और सिंगापुर से जोड़ने वाली नई समुद्री केबल प्रणाली विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है, ठीक है।
माइक्रोसॉफ्ट और किसने मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने सिंगापुर स्थित जो दूरसंचार अवसंरचना कंपनी है लाइटस्टॉर्म है ना, इसके साथ मिलकर भारत को मलेशिया और सिंगापुर से जोड़ने के लिए, ध्यान रखिएगा, इसका नाम I2SEA यानी I2C ऐसा करके भारत से दक्षिण पूर्व एशिया रखा गया है। ठीक है, तो इस परियोजना का माफ़ कीजिएगा उद्देश्य क्षेत्रीय डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना और एशिया भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हाइपर स्केल क्लाउड सेवाओं और डेटा केंद्रों के तीव्र विस्तार को बढ़ावा देना है। ज़रूरी जानकारी है ये भी, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर जान लीजिएगा। कहीं पे भी आज के समय में अंडर सी केबल अगले 4-5 वर्षों में बड़ा हॉट टॉपिक रहेगा, है ना। अंडर सी केबल वैसे चालू है काफ़ी समय से, बट अब कहीं ना कहीं आप इसको देखेंगे कि ये मेन स्ट्रीम में आएगा और इसकी अलग ज़रूरतें हैं। तो जैसे कि ये आपको सामने दिख ही रहा है ना, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ है, कहीं ना कहीं उनके लिए तो ज़रूरी जानकारी हो जाती है। अगर थोड़ा और जान ले तो I2SEA जो है ये पनडुब्बी केबल परियोजना को माइक्रोसॉफ्ट और लाइटस्टॉर्म के नेतृत्व वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा विकसित किया जाएगा। इसमें अन्य साझेदार भी शामिल हैं, टाटा कम्युनिकेशंस, सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस, आसियान केबल शिप, जापान की NEC कॉरपोरेशन। ये कंपनियां मिलकर 3600 किलोमीटर लंबा एक समुद्री केबल नेटवर्क बना रही हैं, जिसे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच उच्च क्षमता और कम विलंबता वाली डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वो तो साफ समझ में आ रहा है कि काम, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि एक बड़ा वो है यहाँ पे, मतलब अब बहुत बड़ा एक मार्केट है या बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि सी केबल नेटवर्क एक बड़ी चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का नाम बदलकर बुकमान अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कर दिया गया है। बुकर अवार्ड आपको पता होगा इंटरनेशनल अवार्ड है, इसका नाम हाल ही में बदला गया है, इसका नाम किया गया है बुकमान अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, है ना। और इसकी राशि को भी दोगुना कर दिया गया है, तो ज़रूरी है 2027 में बुकमान फिलेंथ्रोपीज के जो हमारे कहीं ना कहीं एक दानदाता हैं बड़े, तो इनके साथ एक दशक के वित्तीय समझौते के बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर बुकमान अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कर दिया गया है। नए नाम के साथ साथ वार्षिक पुरस्कार राशि भी दोगुनी की गई है, जो इसको बहुत खास बनाता है। 1 लाख पाउंड 1 लाख पाउंड ये राशि हो जाएगी। ठीक है, तो जिससे ये सबसे समृद्ध अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कारों में से एक बन जाएगा। इन परिवर्तनों का उद्देश्य अनुवादित साहित्य के लिए समर्थन को मजबूत करना और अंग्रेजी भाषी पाठकों तक वैश्विक कहानियों को पहुंचाने में लेखकों और अनुवादकों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना है। पूरा साहित्य से जुड़ा हुआ अवार्ड है, ज़रूर जान लीजिएगा व्हाट इज़ बुकर अवार्ड, है ना। बुकर पुरस्कार के बारे में बड़ा प्रचलित और बहुत सारे लोगों के मतलब बहुत लोगों को इसकी जानकारी है, जो नहीं भी जुड़ा है इस सब से उसको भी इसके बारे में पता होता ही है, तो ज़रूर जान लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग पर रणनीतिक रोडमैप का अनावरण किया है। भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा स्थिरता, प्रौद्योगिकी, AI और रक्षा सहयोग पर केंद्रित एक व्यापक रोडमैप का अनावरण करके अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत किया है। 2 जुलाई को आपको पता होगा ये जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान, मतलब जापानीज PM इंडिया आई हुई थी। उस दौरान दोनों देशों ने कई पहलों की घोषणा की, जिनका उद्देश्य वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और उभरती सुरक्षा चुनौतियों के समय में अपनी साझेदारी को और अधिक लचीला बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का पदभार ग्रहण करने के बाद भारत की उनकी पहली यात्रा पर स्वागत किया, है ना। तो यार वो पहली बार आई थी इंडिया अपना पदभार ग्रहण करने के बाद।
दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरे विश्वास और साझा मूल्यों पर आधारित बताया। खैर, भारत और जापान के तो दोनों के संबंध शिंजो आबे जब पीएम थे तब से बहुत ही शानदार हैं, आप सभी को इसकी जानकारी होगी। और अभी भी जब जापानीज़ पीएम आई थी तब बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स पब्लिक हुए जो दिखाते हैं कि दोनों राष्ट्रों के संबंध वास्तविक रूप से बड़े समृद्ध हैं, है ना। तो अच्छी चीज़ है, कहीं ना कहीं आईआर में आपके काम आ सकता है। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक 3 महत्वपूर्ण द्विपक्षीय दस्तावेजों को अपनाना था, है ना, जो भविष्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग का मार्गदर्शन करेंगे। आर्थिक सुरक्षा पर संयुक्त घोषणा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य, ऊर्जा लचीलेपन पर संयुक्त वक्तव्य, है ना। ऐसे 3 जो चीज़ें थी वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। ये समझौते राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करते हैं। बड़ी ज़रूरी जानकारी है। भारत और जापान के संबंधों के बारे में भी ज़रूर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ अपन बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी को। हाल ही में आरबीआई ने अपना एकीकृत लोकपाल योजना फिर से अब नए रूप में ले आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी संशोधित एकीकृत लोकपाल योजना, जो उनकी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम थी, उसको वापस से एक बार लागू किया है। बंद तो नहीं किया था, संशोधन किया है। इस योजना के तहत वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सुदृढ़ ढांचा तैयार किया गया है। यह योजना 2021 की योजना का स्थान ले रही है और नए तंत्र का उद्देश्य निःशुल्क, त्वरित और पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करना है। एकीकृत लोकपाल योजना आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण का एक एकीकृत तंत्र है। समझना ज़रूरी है, आरबीआई की ये जो ओम्बड्समैन योजना है ये एक नागरिक के रूप में तो हर किसी को पता होना चाहिए। और यही खासियत है आपकी तैयारी की कि ये तैयारी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, आपको एक अच्छा नागरिक बनना सिखाती है, एक जागरूक नागरिक बनना सिखाती है। तो आरबीआई बहुत सही ढंग से अपने ग्रीवेंस रिड्रेसल का काम करती है। वही योजना है ये। आपको बैंक से कोई इशू है, 30 दिन में अगर उसका आपको शिकायत का निवारण नहीं मिल रहा है, निराकरण नहीं हो रहा है, आप सीधे ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। थोड़ा सा और जानना आवश्यक है, थोड़ा सा और जानते हैं। यह संशोधित ढांचा एकीकृत लोकपाल योजना 2021 का स्थान लेता है, जबकि पिछली योजना के तहत दर्ज शिकायतों का निपटारा पहले के नियमों के अनुसार ही किया जाता रहेगा। जिन संस्थानों को इसमें शामिल किया जाएगा वो नई संशोधित योजना का दायरा जो है अब आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थानों की कई श्रेणियों तक बढ़ा दिया गया है। तो अनुसूचित और वाणिज्यिक बैंक भी इसमें शामिल हैं, पात्र गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी शामिल हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ता भी शामिल है और क्रेडिट सूचना कंपनियां भी शामिल हैं। यानी बैंक के साथ साथ फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी मतलब लगभग हर प्रकार की कंपनीज को, हर प्रकार के बैंक्स को, पेमेंट बैंक्स को इसमें शामिल कर लिया गया है, जिससे कस्टमर को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है आरबीआई के द्वारा। ये अंतिम जानकारी थी। पर्याप्त आपको पढ़ना है हर टॉपिक के बारे में, ये आपकी जिम्मेदारी है। खैर, हम मिलेंगे आपको कल सुबह 6 बजे इसी वीडियो के साथ में, इसी वीडियो यानी करंट अफेयर्स के साथ में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।